Hello students, now today our topic is coal and petroleum. Coal and petroleum हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Now we will discuss here coal and petroleum. Before we will go to discuss coal and petroleum, बच्चों अक्ल के कच्चों और आप तो बहुत ही अच्छे हो. चलिए कोई नाराज़ ना हो जाए इसमें. जब हम कोल और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो यहाँ पर यकीनन हमें पहले जहन में आता है तो ये तो हमने नहीं बनाए, ये तो हमने नहीं बनाया, ये तो नेचर में ऑटोमेटिकली होते हैं. तो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑटोमेटिकली नेचर में होते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. और नेचुरल रिसोर्सेज है क्या? नेचुरल रिसोर्स मैंने यही कहा कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? इंसान के लिए. बड़ी नवा इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है ये नेचुरल रिसोर्सेज. जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. बनी नवा इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत से काम हम इससे करते हैं सरवाइव करने के लिए और इनके बगैर ह्यूमन काइंड जो है आजकल के इस दौर में रहना सहना तो मुश्किल सा है. ये नेचर में ऑटोमेटिकली होते हैं. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इस वातावरण में अवेलेबल है. मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे कोल की, हम बात करेंगे वाटर की, एयर, सोलर एनर्जी एटसेट्रा. इनको छोड़कर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात की कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपसे बात की. ये सब तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है. कहाँ पर? नेचर में ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंट है और इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ यहाँ पर बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स है. नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स है. सबसे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एनआर, दैट मींस कि नेचुरल रिसोर्सेज. जो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है इसमें बहुत पहले हम दो पढ़ेंगे इसके नेचुरल रिसोर्सेज के. फर्स्ट दो टाइप्स है नेचुरल रिसोर्स के, बहुत सारे हैं लेकिन यहां पर हम पहले दो पढ़ेंगे, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर एनआर लिखा, दैट मीन नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें दो है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है ये ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा. प्रेजेंट इन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ, ये इन्फिनिट अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है और ये एग्जॉस्ट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये एग्जॉस्ट नहीं होगा. बच्चों जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे इतना बनता जाएगा, रोशनी उतनी ज़्यादा आती जाएगी. यहाँ पर आप कोल को या वाटर को इस्तेमाल करोगे, हवा को इस्तेमाल करो, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करोगे. अल्लाह मियां ने तो ये ऑटोमेटिकली इस नेचर में बना के रखा है. और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो है ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, मैंने पहले ही यहाँ पर कहा आपको सोलर एनर्जी है. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. इसमें वाटर आ रहा है, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, मैं सैलिन वाटर की बात कर रहा हूं, प्योर वाटर की भी बात कर रहा हूं, यहाँ पर पूरा वाटर की बात कर रहा हूं. लैंड है या सॉइल हम कहेंगे, एयर है, हम इनको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि ये नेचर में एग्जॉस्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 75% वाटर है उस पर जो टोटल परसेंटेज है वो कितना है
70% का 70% वाटर अवेलेबल है, 75% अवेलेबल है, 75% अवेलेबल क्या है वाटर इस धरती पे, एंड रिमेनिंग 25% पे लैंड है। ओके, इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पर प्योर वाटर की भी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वाटर ऑन द अर्थ आल्सो, इसमें साल्ट वाटर भी आ रहा है और बाकी वाटर भी आ रहा है। और इसके बावजूद हम अब जब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो इस एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में इसके दो अपने टाइप्स, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, इसके दो टाइप्स हैं। वन इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, कोई ये ना कहे कि एनआर क्या लिखा, मैंने पहले कहा है एनआर मीन्स नेचुरल रिसोर्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखा है। तो जो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, फर्स्ट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की बात जब हो रही है, तो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम अपने एक्टिविटी जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जहां पर भी इसको काम में लाओगे, अगर इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओ, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता इसको बनने में बहुत समय लग जाता है, और उससे क्या होगा, उससे हम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो पाएंगे। एग्जॉस्टेबल, ये एग्जॉस्टेड होते हैं, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये एग्जॉस्ट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। और मैंने यहां पर कहा इसके दो टाइप्स है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की मैंने बात की। यहां पर जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये हम रिन्यू कर सकते हैं, इंसान के समय बीतने के साथ साथ ये रिन्यू भी होता है, ह्यूमन टाइम स्केल के साथ साथ, ये रिन्यू भी होता जाता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम बात करेंगे अगर, तो एग्जांपल मैं दूंगा आपको फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर ये कितने परसेंटेज में हमारे पास है फ्रेश वाटर? 2.5% ओनली। तो यहां पर लीजिए, हमने कहा था 75% लैंड पे पानी है, लेकिन उसमें तो ज्यादा पानी क्या है, ज्यादा पानी तो हम नहीं पी सकते हैं। 2.5% ही ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली 2.5% ऑफ वाटर। तो इसको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम कहते हैं, क्योंकि ये जब आप इसको इस्तेमाल कर, आपने एक गिलास लिया, फॉर एग्जांपल हमने कितना पानी पर ईयर में इस्तेमाल किया, बारिश बरसती है, बर्फ बरसती है, और जब ये चीजें बरसते हैं तो इससे दोबारा ये बैलेंस में आ जाती है। ये जो पानी होता है, फ्रेश वाटर जो है, ये दोबारा जमीन पर बन जाता है। मान लीजिए जो आपने यूजेज और रेट ऑफ कंजप्शन किया, यूजेज एंड रेट ऑफ कंजप्शन की बात हमें कर रहा हूं, जितना आप यूजेज करोगे, रेट ऑफ कंजप्शन उतनी ज्यादा आप इनमें से किसी चीज को यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल किया, इनमें से कोई चीज आप इस्तेमाल कर, आपने सॉइल इस्तेमाल किया, आपने वाटर इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल किसी जगह की सॉइल की हम बात करेंगे, आपने किसी जगह की सॉइल यूज की, और ये सॉइल यूज करते करते इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर उसमें हम मैन्योर ऐड करते हैं और ये वापस इसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। दैट मीन ये रिन्यूएबल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। और इसी तरह जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर भी जब बारिश बरसती है, बर्फ बरसती है, इसमें फ्रेश वाटर में एक चीज़ है जो हम पीने का पानी कहते हैं, पोटेबल वाटर जो है वो भी हम पी सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए हम इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और 2.5% हमारे पास अगरचे फ्रेश वाटर है, ये भी रिन्यू होता जा रहा है, चाहे ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होगा या लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म के में, गैस की शक्ल में। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी बचाओ जो आंदोलन, पानी बचाओ जो मुहिम आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसीलिए आ रही है ताकि हम पानी को बचा पाएंगे, पानी को ज़्यादा ज़ाया नहीं होने, खासकर इस पानी को 2.5% को जो हमारे पास
प्योर वाटर है। पानी को वाइजली इस्तेमाल करना है। अगर इसमें इसको वाइजली इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाए, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट रिन्यूएबल वाटर, जो रिन्यूएबल वाटर जो है, वाटर रिन्यूएबल भी है, बट वाटर रिन्यूएबल है। ये जैसे बारिश से ये वापस आता है, बर्फबारी से वापस आता है। रेन वाटर जो है ये तरह का रिसोर्स है हमारे पास। और हम यहां पर यही बात कहेंगे, फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर का हम यहां पर यह कहेंगे, फ्रेश वाटर रिन्यू हो सकती है, ये रिन्यूएबल है, ये बन सकती है, बारिश से फिर से बन सकती है और बर्फबारी से फिर से बन सकती है। सॉइल इज रिन्यूएबल बट इज एग्जॉस्टेबल, ये एग्जॉस्टेबल भी है। सॉइल वाटर ये रिन्यूएबल भी है और एग्जॉस्ट भी होती जा रही है। रेट ऑफ कंजप्शन जो है, इसकी रिप्लेसमेंट हम कहेंगे, रेट ऑफ कंजप्शन मीन्स रिप्लेसमेंट इसकी जो है रिन्यूएबल में, वो बैलेंस होता जाएगा, रिप्लेस होता जाएगा, रिप्लेसमेंट इसकी हो जाएगी। बारिश से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, बर्फबारी से रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इसलिए इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, ये रिन्यू नहीं हो जाते हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको लाखों साल, हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लग जाते हैं फिर वापस आने में। और तब तक तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ स्पैन में तो नहीं आएंगे फिर से रिन्यू, अगर मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि इनमें उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फिर वापस आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोल है, कोल ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसको वापस आने में बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा पेट्रोल है, यह भी पेट्रोलियम, सॉइल है, पेट्रोलियम है, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें अगर इनको इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ये क्या, ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ये वापस आते हैं लेकिन इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस आने में, वापस फिर रिन्यू होने में ज्यादा टाइम लगता है। रिन्यू होने में इनको बहुत सा समय लग जाता है, क्योंकि इनको वापस आना है, रिन्यू करना है, तो दैट मीन्स कि इनको बहुत सा समय यहां पर लग जाता है। यहां पर बहुत सारा समय इनको रिन्यू होने में लग जाता है और वापस आने में, वातावरण में वापस आने में बहुत से साल इनको लग जाते। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर होगा इंशाल्लाह। हम आगे जाएंगे और आगे हम जाएंगे तो आगे हम यहां पर कोल टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। कोल टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। कोल टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात जब होती है, जब हम यहां पर जाएंगे, पहले हम कोल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, कोल की प्रोसेस फॉर्मेशन करेंगे पहले। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन किसकी? कोल की। यहां पर दो तीन चीजें आपको याद में रखने हैं। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। कोल फॉर्मेशन में दो चीजों का, दो प्रोसेसेस का खास ख्याल रखना है। इसमें टू प्रोसेसेस होते हैं। वन इज, कोल फॉर्मेशन में दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। वन इज, दो प्रोसेसेस होते हैं। वन इज पीटिफिकेशन and now the second one is qualification. Is it clear?
फर्स्ट वन प्रोसेस जो है वो पीटिफिकेशन की होती है इसमें, और सेकंड वन इसमें क्वालिफिकेशन की प्रोसेस होती है। जो पीटिफिकेशन है ये फॉलो करती है किसको? ये फॉलो करती है क्वालिफिकेशन को। पीटिफिकेशन प्रोसेस जो है ये फॉलो करती है, आपके बुक पे शायद ये नहीं होगा लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखो। पीटिफिकेशन प्रोसेस जो ये फॉलो करती है क्वालिफिकेशन को। फिर हम कार्बनाइजेशन की बात करेंगे, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए आपके पास आपको कोई कोल या पेट्रोलियम की बात की जाए, उसको दोबारा, मैंने इससे पहले आपको कहा जब हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो इसको बहुत से मिलियन ईयर्स लगते हैं, 200 मिलियन या 300 मिलियन ईयर्स इसको लगते हैं वापस फिर बनने में, लेयर बाय लेयर। और इन कंडीशंस में अब यहां पर बात हो रही है, हम कहेंगे आप जंगल में जाते हो, वहां पर वेटलैंड्स होते हैं जिनको हम स्वैम्प्स कहते हैं। पहले हम पीटिफिकेशन की बात करेंगे, पीटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। वहां पर जहां फॉरेस्ट में क्या होते हैं? स्वैम्प्स होते हैं, वेटलैंड स्वैम्प्स होते हैं। इन वेटलैंड्स में इसको इस तरह समझो, जो फॉरेस्ट एरिया है इसके अंदर पानी होती है, वो पूरे ईयर या हाफ ईयर भी हो सकता है कि नहीं, इसको स्वैम्प्स कहते हैं। इज इट क्लियर? स्वैम्प्स यहां पर क्लियर हुआ, इसको स्वैम्प्स कहते हैं। इन रीजन्स में हुआ क्या, जो 300 या 200 या 300 साल की बात हो रही है, ये जो स्वैम्प्स या हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, ये जो स्वैम्प्स है या वेटलैंड्स है थे, जो वहां पर जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स इनमें गिर जाते हैं, इन्हीं में गिरने के बाद वो मर जाते हैं और इनमें गिर जाते हैं, वो मर के वाटर में गिर पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह औरत के अंदर भी चेंजेस आएंगे, कुछ तब्दीलियां आएंगे आहिस्ता आहिस्ता अर्थ के अंदर में भी। जो प्लांट्स थे सारे एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते गए। अब इससे हुआ क्या, जो प्लांट और दूसरे एनिमल्स थे, चाहे प्लांट थे डेड या दूसरे एनिमल्स थे, वो इस स्वैम्प में लेयर बाय लेयर बनाते गए। इसमें दो प्रोसेसेस तैयार हो गए, जिनको हम इन दो प्रोसेसेस को जो वहां पर तैयार हो जाते हैं वो है, पहले पीटिफिकेशन होती है फिर क्वालिफिकेशन होती है। दो प्रोसेसेस इस पूरे इस रद्द-बदल में होती है, वो ही दो प्रोसेसेस पीटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन है। आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, लेकिन इसको 200-300 मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने में। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी गो टुवर्ड्स द फर्स्ट प्रोसेस, पीटिफिकेशन। अब हम यहां पर बात करेंगे, इस पीटिफिकेशन की बात हम करेंगे। ओके, पीटिफिकेशन कैसे होती है? ये जो पीटिफिकेशन है, पीटिफिकेशन में क्या होता है? पीटिफिकेशन में होता है ये जो डेड वेजिटेशन था, जो आपने वहां पर 200 साल या 300 साल का वो डेड वेजिटेशन, डेड एनिमल था, लेयर बाय लेयर बनता गया, इसके ऊपर लेयर बनते जा रहे हैं। इस प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बच्चों? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी होता है। हाइट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेयर बाय लेयर बनता जाएगा, ऑटोमेटिकली जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन कम आपको ऑक्सीजन पूरा आपके पास नहीं होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, और इससे डेग्रेडेशन होगी या डिकम्पोजिशन होगी उस वेजिटेशन की। क्या होगी? डेग्रेडेशन, और हम कहेंगे डिकम्पोजिशन।
इससे इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी या डेग्रेडेशन हो जाएगी। किनसे? एरोबिक बैक्टीरिया जो है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, यही एनारोबिक बैक्टीरियाज इस पर बैठकर इनको, क्योंकि एनारोबिक क्या है, ये इनमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, इनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और हम कहते हैं कि यही काम करते हैं वहां पर कुछ लोग। इसको यहां पर कहते हैं, इस प्रोसेस को यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है जो इस पर बैठते हैं, इस प्रोसेस को कुछ लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कुछ लोग इस प्रोसेस को बैक्टीरिया पीट्रिफाइंग कहते हैं। पीट्रिफाइंग बैक्टीरियाज प्रोसेस भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाते, ये इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर था, ये जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर था, इस फॉरेस्ट के एनिमल्स या प्लांट्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर जो था, इसी को हम पीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेड ऑर्गेनिक मैटर जो अब हमारे पास आया, इसको हम क्या कहते हैं? पीट, PEAT, पीट। ओके, यहां पर ये कोल नहीं है। ये जो पीट हमें मिला यहां पर, अभी ये कोल नहीं है। आपके वेजिटेशन और कोल के बीच में, आपके वेजिटेशन और कोल के बीच में ये पीट निकलता है, ये पीट बनता है, इसको पीट कहते हैं। हुआ क्या? पहले स्टेप में होता है क्या? इसमें, इस प्रोसेस में क्या पहले स्टेप पे होता है? पहले स्टेप में पीटिफिकेशन होती है। क्या होती है? पीटिफिकेशन। और दूसरे स्टेप में क्या होता है? कोलिफिकेशन। क्या होती है बच्चों? कोलिफिकेशन। सो पीटिफिकेशन में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में डिकम्पोजिशन होती है, और बैक्टीरिया के थ्रू और सारा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। सब कुछ कन्वर्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर में। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है, जो वेजिटेशन था वो डेड मैटर में कन्वर्ट होता है, इसी को पीट कहते हैं। अब इस पीट के बाद क्या होता है? जब ये पीट बना, और पीट के बाद अब क्या होता है? पीट के बाद और एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन। फिर क्वालिफिकेशन प्रोसेस होती है। हमारे पास अब पीट आ गया। ओके, हमारे पास पीट अब हमारे पास आ गया यहां तक। पीट के आने के बाद क्या होता है बच्चों? पीट के आने के बाद बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मान लीजिए हमारे पास पीट आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर इस फिगर के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। पीट आ गया, और हम कहते हैं टाइम जो है, टाइम जब गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, और ये कन्वर्ट होता है पीट में, या ये कन्वर्ट होता है कोल में या पेट्रोलियम में। इसमें क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। इसमें प्रेशर भी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो पहले क्या यहां पर होता है? हमारे पास जब पीट आया, पीट में क्या होता है? हमारे पास अब क्या आया? यहां पर पीट आया। जैसे जैसे लेयर पे लेयर यहां पर मैंने लेयर बनाया, ये लेयर पे लेयर्स बनते गए, तो हुआ क्या? नीचे जाने के बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसके साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होगा, यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेयर बाय लेयर इसके
मास भी इससे बढ़ जाता है, जो मास है इसका वो भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे मास का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा हम नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, हवा का दबाव कम रहेगा। और 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है यहाँ पर, पहले ये याद रखना 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इन कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन हमने कहा था यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात हमने की। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस की वजह से पीट धीरे 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 कोल में तब्दील होता है। ये पीट जो था ये आहिस्ता 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 किसमें तब्दील होता जा रहा है? कोल में तब्दील कन्वर्ट होता जा रहा है। अब यहां पर जब पहला लेयर इसका बनेगा, वो बनेगा, जो पहला लेयर यहां पर बनेगा वो लिग्नाइट रॉक बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? लिग्नाइट रॉक बनेगी, हमारे पास आई। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, कार्बन की लेवल डाउन होगी, यहां पर H2O अप होगा और कार्बन की लेवल कम होगी। इसके बाद हमें मिलता है और एक, जब हम नीचे जाएंगे तो सब बिटुमिनस रॉक मिलेगी यहां पर। इसके बाद अब नीचे और जाओगे और नीचे जाओगे तो आपको बिटुमिनस रॉक मिलेगी यहां पर। और आगे जाओगे और गहराई में जाओगे तो एंथ्रासाइटिक रॉक आपको मिलेगी यहां पर। गहराई में ज्यादा जाओगे तो एंथ्रासाइटिक रॉक आपको मिल पाएगी। तो ये सब चीजें जो हो चुके हैं, इन सभी चीजों को, और इसको हम और एक चीज भी यहां पर कहेंगे कि कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा। यहां पर जितना ज्यादा जाओगे कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और इस तरह से इस प्रोसेस को कार्बोनिफेरस एरा भी कहते हैं। इस सभी प्रोसेस को कार्बोनिफेरस एरास भी कहते हैं। कार्बोनिफेरस एरा भी कहते हैं। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कोल की जानिब। जो कोल है, कोल के बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल के टाइप्स की बात हम करेंगे। यहां तक तो आपको पीडिफिकेशन और क्वालिफिकेशन पूरी तरह से अंडरस्टैंड हुआ और कोल हमारे पास बन चुकी है। अब हम टाइप्स ऑफ कोल की जानिब जाएंगे। टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल की जानिब अब जब हम बढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ कोल की बात करते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कोल आए हैं। इससे पहले जो मैंने इमेज पर भी आपको बताया, फर्स्ट कोल हमें मिली लिग्नाइट कोल। क्या हमें मिली? लिग्नाइट कोल हमें मिली। इसके बाद दूसरी मिली, कौन सी कोल मिली? बिटुमिनस कोल मिली। इसके बाद तीसरी हमें मिली एंथ्रासाइट हमें मिली और एक को। इनमें होता क्या है, जो लिग्नाइट की जो रॉक हमें मिली, लिग्नाइट रॉक जो है, लिग्नाइट कोल है, लिग्नाइट की जो कोल है ये हमें किस कलर की है? ये ब्राउन कलर की है। इसमें कलर ब्राउन होती है। और कार्बन कंटेंट इसमें कितना होगा? कार्बन कंटेंट इसमें लगभग इसमें कार्बन कंटेंट रहेगा 60 to 70%। 60 to 70% इसमें कार्बन कंटेंट रहता है। फिर बिटुमिनस, अगर बिटुमिनस की बात करेंगे तो बिटुमिनस
जो है ये ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर। और इसमें कार्बन कंटेंट की बात करेंगे तो इसमें कार्बन कंटेंट है 70 to 80%, 70 to 80% इसमें कार्बन कंटेंट है। इसी तरह एंथ्रासाइड की बात करें तो इसका कलर है शाइनी ब्लैक। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन, क्योंकि जितना ज्यादा गहराई में जाओ कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, इसमें 92 to 98% है, 92 to 98% इसमें कार्बन कंटेंट है। यहां पर एक बात याद रखना, लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी का है, सबसे लो क्वालिटी की है ये लिग्नाइट को। और इसी तरह सबसे जो ये बिटुमिनस कोल जो है, बिटुमिनस कोल इसको हम क्या और एक नाम देते हैं, आल्सो नोन एज हाउस होल्ड कोल भी इसको हम कहते हैं, बिटुमिनस को हाउस होल्ड कोल भी हम इसको कहते हैं। एंथ्रासाइड जो है ये शाइनी होता है, चमकदार होती है, इसमें लस्टर ज्यादा है, तो ये सबसे हाई क्वालिटी की कोल है, हाई क्वालिटी की कोल है, क्योंकि इसमें लस्ट्रस है, इसमें हीट कैपेसिटी ज्यादा है, कैलोरीफिक हाई कैलोरीफिक वैल्यू है हीट का, तो दैट मीन्स कि ये सबसे हाई क्वालिटी वाली कोल होगी। तो यहां तक हमने टाइप्स पढ़े इसके, हमने इसके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी, हमने इसकी कोल टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ी, और हमने इसमें दो प्रोसेस कहे कि इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, पेटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन हो रही है इसमें, और हमने टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। वो हम आगे जाएंगे और आगे हम